चुनाव के समापन के बाद हमें जिस चीज का अंदेशा था आखिर वो हो गया। लाखों डिनायल्स जारी करने के बावजूद, ये अश्योरेंस देने के बावजूद कि हमारे पास बफर स्टॉक है कि हम दूसरे देशों से पेट्रोल मंगवा रहे हैं, भारत सरकार को फाइनली मजबूरन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ी। देश भर में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर से महंगा हो चुका है और यूएस ईरान युद्ध ना थमने की वजह से ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। ऑयल कंपनीज खुद बता रही हैं कि 3 रुपए तो उनके घाटे का बस 10% हुआ, यानी 25 से 30 रुपए तक का हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। इसका सीधा असर सिर्फ आपके और हमारे जेबों पर नहीं होगा बल्कि देश के जीडीपी पर होगा। रेटिंग एजेंसीज ने हमारी जीडीपी फोरकास्ट को कम करना शुरू कर दिया है ड्यू टू द राइजिंग एनर्जी कॉस्ट्स। अब इस बात पे कोई डिबेट नहीं है कि इस युद्ध के चलते हॉर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी पार्टी इस आपदा से अपने नागरिकों को पूरी तरीके से नहीं बचा सकती है। कुछ का कम नुकसान होगा और भारत जैसे देशों का, जो कि ऑयल पुअर नेशन है, ज्यादा नुकसान होगा। अब यह अलग बात है कि पिछले 1 दशक में ना हमने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश की और ना ही हमने नए तेल के भंडार ढूंढने की कोशिश की। लेकिन देशभक्त का आज का स्पेशल एपिसोड सिर्फ फ्यूल प्राइस हाइक पर नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो आपको बहुत बयानबाजी वैसे में भी मिल जाएगी। लेकिन हमारी ये जो खस्ता हालत है, ये ऑयल प्राइस सिर्फ एक वजह हो सकती है। जो चौंका देने वाले बयान आजकल हम सुन रहे हैं, जो आंकड़े आज हमारे सामने आ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट का सच हमारे सामने आ रहा है, उससे तो यह दिखता है कि सरकार हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। बहुत टाइम से सच के ऊपर डस कर बैठी हुई थी और अब इस युद्ध के चलते सरकार को सच का सामना करना पड़ रहा है। यह आपदा की शुरुआत नहीं है, यह आपदा का हमारे और आपके सामने आने की बात है। मान लेते हैं कि अचानक से, आज से ही, अभी से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है और कल से तेल के दाम कम होना शुरू हो जाते हैं। तो तब क्या भारत के लिए समस्या खत्म हो जाएगी? सब कुछ सुलझ जाएगा? हम विकास के रास्ते पर फिर चल पड़ेंगे? जीडीपी ताबड़तोड़ ग्रो करने लगेगी? सेंसेक्स डबल हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो दिक्कतें हैं वो ईरान से या अमेरिका से नहीं आ रही हैं, वो दिल्ली में शुरू हुई थी। कुछ ऐसी दिक्कतें जिन पर ध्यान देने की, बात करने की, फिक्स करने की जरूरत महीनों पहले थी, लेकिन उन चीजों को छुपाया गया, हमसे झूठ बोला गया, देश पे फोकस नहीं किया गया, वोटों पर फोकस किया गया। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में कुछ कड़वे सच को सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिसे मोदी सरकार बहुत टाइम से छुपाने की कोशिश कर रही है। जो डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो हमारे देश को नीचे खींच रही हैं, उससे निपटने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, ईरान की नहीं। क्या अब भी हम इस समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, या हम नफरती और ओछी राजनीति के दलदल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि अब देयर इज नो होप? कुछ लोगों को यह एपिसोड थोड़ा सा चौंका देने वाला लगेगा, दर्दनाक लगेगा, लेकिन जो सच होता है ना, वो थोड़ा बिटर ही होता है। आज का एपिसोड उसी सच को समर्पित है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जो पेट्रोल के दाम अभी बढ़े हैं, उससे किसी को कोई खास हैरानी हुई नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद ही सरकार ने चेतावनी दे दी थी, आज से 2 महीने पहले। No need to panic or pay attention to rumors. Let us spread only correct and verified information. जब सरकार कहे चिंता करने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेस उसी समय लेना जरूर शुरू कर दीजिएगा। लेकिन चुनाव का समय था तो सरकार भी किसी न किसी प्रकार प्राइस राइज से तो इनकार करती रही, इसी बात पर डटी रही। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. कहीं ना कहीं सरकार इस आशा में थी कि अगर यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हो जाता है तो तेल के दाम बिना बढ़ाए काम निकल सकता है, देश को और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, मार्केट्स और मैन्युफैक्चरिंग को एक और झटका ना लगे। दिक्कतें जितनी भी हो, एक बात तो सही है कि इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है। सरकार ने बेशुमार पैसा लगाया है, हाईवेज, ब्रिजेस, रेलवे, पोर्ट, स्मार्ट सिटी, सब
सब कुछ एक साथ, मतलब कंट्रीज लिटरली अंडर कंस्ट्रक्शन। अब इसका इकोनॉमिक फायदा देश को वापस मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। इस पर डिबेट अभी भी चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक और समस्या आती है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी सिरदर्दी। डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए एक्चुअल चैलेंज सीमेंट या ईंट नहीं है, मैनेजमेंट है। वेंडर्स, कोटेशन, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट स्टेजेस, सब कुछ ट्रैक करना टफ होता है। यही एंट्री होती है उडू और उनके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टूल किट की। मान लो किसी क्लाइंट ने ऑफिस रेनोवेशन का कोट मांगा आपसे। नॉर्मली आप एक्सेल खोलोगे, पुराने फाइल्स खंगालोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, स्टडी करोगे और कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करोगे। उडू में डायरेक्ट ऐप खोला, क्लाइंट का ईमेल डाला, लीड क्रिएट किया, डन। आप कोटेशन के लिए एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया, एक क्लिक में सारी चीजें लोड हो जाती हैं। सीमेंट, ब्लॉक, डोर, लेबर आवर्स, पूरा ब्रेकडाउन रेडी। प्रोडक्ट कैटलॉग से डिजाइन चूज कर लिया, जैसे डोर्स के डिफरेंट स्टाइल्स, मतलब गेस वर्क एकदम खत्म। कोट बिल्डर यूज करके प्रॉपर प्रोफेशनल कोटेशन आप बना सकते हो, वो भी हेडर्स, डिजाइन, टर्म्स एंड कंडीशन सब के साथ, जिससे क्लाइंट को भी एकदम सीरियस वर्क का फील आए। एक क्लिक में व्हाट्सएप या ईमेल पर शेयर किया और फॉलो अप भी कर लिया। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, ई साइन किया, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम में लोड हो गया। आपके डैशबोर्ड पर टास्क, इंप्लॉय टाइम शीट, परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो विदाउट एनी केओस। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन टूल किट आप 15 दिनों के लिए फ्री ट्रायल पर ले सकते हो। इतना ही नहीं, आप अकाउंटिंग एंड लॉ फर्म चलाते हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टोर है आपके पास, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चलाते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट या इवेंट मैनेजमेंट जैसे काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है उडू। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। चुनाव खत्म होते ही एकदम सा माहौल बदल जाता है, जो मानो ये जो ईरान युद्ध है ये 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद शुरू हुआ था। हॉर्मुज तो कल ही बंद हुआ था। इसीलिए बिग बॉस ने इसके बाद देशवासियों को नए नए टास्क असाइन करना शुरू कर दिया। अरे एडिटर, थाली और ताली पुरानी बात है, वो कोरोना टाइम की बात है, ये 2026 में है। तो यहां सोना खरीदना, पेट्रोल इस्तेमाल कम करना, बाहर घूमना कम करना, ये सारी अपील की गई। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अच्छा ठीक है, युद्ध है, तेल की कमी है, अपील मोदी जी के समझ में आती है, लेकिन सोना ना खरीदो, विदेश घूमना बंद कर दो, ये क्यों? और हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कभी अच्छे दिनों के सपने दिखाते दिखाते थकते नहीं, वो सडनली इतना नेगेटिव क्यों साउंड कर रहे हैं? The shock is coming, but we must prepare for the worst. It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel. कोटक जी का कहना है कि जोर का झटका जोर से ही लगेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे तो साथ ही साथ इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन तेल के दाम तो आज बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन तो अप्रैल में 40 महीने का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ रही थी। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन WPI अप्रैल में 8.3% तक पहुंच चुकी थी, जो कि बीते 3.5 सालों में सबसे ज्यादा था। इसका मतलब है कि तेल के दाम बढ़ने से पहले देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होनी शुरू हो चुकी थी, बेरोजगारी ऑलरेडी बढ़ रही थी, इन्वेस्टर्स का पैसा विदेश पलायन कर रहा था। सरकार को अब शायद पहली बार कुछ हद तक यह बात माननी पड़ रही है कि हालात कितने बदतर हैं और यह भी कि और भी बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ ईरान युद्ध जिम्मेदार नहीं है। समझाता हूं क्रोनोलॉजी। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को फुर्सत मिले तो उनको दिखेगा कि प्रॉब्लम टेम्पररी नहीं है, स्ट्रक्चरल है। और इस बात पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक वार्निंग भी इशू की है। बर्नस्टीन का मानना है कि इंडिया अंडर डिलीवर करने के रिस्क पर है, यानी देश में पोटेंशियल बहुत है लेकिन परफॉर्मेंस उस पोटेंशियल के हिसाब से नहीं हो रही है। इसकी वजह भी साफ है, लगभग 40 से 45% हमारी जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 या 16% है। उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोग और भी एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्बन नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ नहीं रहा है।
उधर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 16 या 17% हिस्सा बनता है, जबकि इस सेक्टर में लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन होती है, होनी भी चाहिए थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम मैन्युफैक्चरिंग को पिछले 12 सालों में उठा नहीं पाया, उल्टा हम फिसल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। रिसर्च और डेवलपमेंट पर इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 0.6 टू 0.7% खर्चा होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडिया प्रोड्यूसर के बजाय कंज्यूमर बनने के रिस्क पर खड़ा हो गया है। साथ ही साथ नौकरियां भी जा रही हैं। उधर चाइना धड़ल्ले पर धड़ल्ले एआई के मामले में पेटेंट्स फाइल कर रहा है, और यहां धड़ल्ले से नौकरियां जा रही हैं। वेस्ट एशिया का वॉर जरूर एक ट्रिगर है, लेकिन असली कमजोरियां सालों से हमारी इकोनॉमी के अंदर छुपी थी, और उसे और भी छुपाया जा रहा था, उसे सही नहीं किया जा रहा था। अब आप स्टॉक मार्केट को देखिए, सेंसेक्स इस साल 8% नीचे रहा है, वहीं बाकी दुनिया के मेजर इंडस्ट्रीज वॉर के टाइम पर भी ऊपर जा रहे हैं। यूएस जिसने वॉर छेड़ के रखा है, उसका मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड एआई स्टॉक्स। भारत के खराब परफॉर्मेंस की वजह उसकी इकोनॉमी के साथ साथ फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी है, जिन्होंने सिर्फ इस साल हमारे बाजार से 1.8 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। भारत ने इस साल मार्च के महीने में 16 सालों में अपने लोएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो ओनरशिप रजिस्टर किया है। और कोई भारत में पैसा भला क्यों रखे, आप खुद ही देखो। डॉलर के टर्म में निफ्टी ने निवेशकों को सितंबर 2021 से आज तक नेट 0 रिटर्न दिया है। यानी अगर अमेरिका से किसी ने इन्वेस्ट किया होता इंडिया के अंदर, तो 4.5 सालों में 1 पैसा या $1 वो ना कमाता। जो कमाता रुपए के टर्म्स में जो गेन हुए हैं, वो डॉलर के इंक्रीमेंट के वजह से, वैल्यूएशन की वजह से वो डाइल्यूट हो गया। जीडीपी की बात करें तो इस साल इंडिया फिर से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से फिसल कर 6th पायदान पर आ चुकी है। तो 3rd तो आप भूल जाइए, अब तो हम 6th पायदान पर आ गए हैं। आईएमएफ ने अप्रैल 2026 के डेटा के हिसाब से पर कैपिटा जीडीपी में अब हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। लेकिन इससे भी बुरी बात है कि इंडिया का जो ग्रोथ नैरेटिव हुआ करता था, द इंडिया स्टोरी, वो अब ओवरस्टेटेड लगने लग रहा है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम ढेर सारा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले थे, अब उससे लोगों का विश्वास उठ चुका है। रियल जीडीपी पिछले 7 सालों में सिर्फ 5.5% बढ़ा है, पिछले 12 सालों में यह 6.2% से बढ़ा था। मतलब अगर आप ग्रोथ रेट को कंसिडर करोगे तो वो बढ़ने के जगह 12 सालों में कम होता हमें दिख रहा है। अब जनता को यह सब साफ साफ पता नहीं चल रहा था, दिख नहीं रहा था, क्योंकि सरकार भी नंबर्स को इधर उधर करके, नैरेटिव चला के, डेटा को ऑलवेज अपने फेवर में दिखाता था, और कहती थी सरकार कि देखो हमें तो फिलिप कोटलर अवार्ड मिला है, जबकि असली पिक्चर कुछ और ही है। यह बात आईएमएफ ने भी पिछले साल अपने हाईलाइट में भी बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, हमारे जो आंकड़े हैं, वो शायद सही नहीं है, उनके साथ लगता है कुछ फेरबदल किया गया है। लेकिन झूठ को दिखाते दिखाते शायद सरकार भी अपने झूठ में ही फंस गई है। अपने मेकअप लगाए नंबर्स को बिलीव करने लगी और कहने लगी नहीं हम विश्वगुरु बन चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जो कहानी है वो हमारी दुर्दशा को अच्छी तरीके से दिखाती है। बीते 12 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो शेयर है वो बढ़ने के जगह वो कम होता गया, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जा रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का एक शेयर बनता था 2013-14 में 16.7%, आज सिर्फ 15.9%, माने 16% भी नहीं रह गया है। हमने इस पर आपको पूरा एपिसोड बनाकर दिखाया है कि यह कारनामा कितना घातक हो सकता है। यह उपलब्धि जो सरकार ने की है हमारे देश के लिए कितनी शर्मनाक है। अभी पिछले महीने नोएडा की सड़कों में कुछ ऐसे दृश्य देखे गए। 40,000 से ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स नोएडा की सड़कों पर थे। 10,000 से 15,000 महीने की सैलरी पर काम कर रहे ये लोग अचानक सड़कों पर क्यों आए? इनकी मांगे कुछ बड़ी नहीं थी, ये कोई क्रांति नहीं ला रहे थे, न सरकार के बदलाव का मांग कर रहे थे। ये बस चाहते थे कि इनकी सैलरी कुछ 100 रुपए से बढ़ जाए, जिससे इन्हें भूखा पेट सोना ना पड़े। भारत में आम सैलरीड क्लास के लिए जो रियल वेजेस हैं 2019 से आज तक या तो वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई हैं, या तो एक्चुअली कम हुई हैं अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करोगे तो। इसी वजह से नेट हाउस होल्ड सेविंग 50 सालों से अपने सबसे कम स्तर पर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो वो जीडीपी का सिर्फ 5.3% था। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट 2022-2023 में 4 दशकों में लोएस्ट रहा है। बैंक डिपॉजिट में भी सेविंग्स का जो शेयर है 43% से घटकर 35% हो गया है। सिंपल भाषा में बोले तो लोग ना पैसा बचा पा रहे हैं, ना बैंक डिपॉजिट कर पा रहे हैं, और जो एफडीज की भी है वहां से भी पैसा निकाल रहे हैं।
और ये सब ईरान की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब जंग शुरू होने से पहले के आंकड़े बता रहा हूं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद, सेविंग्स कम करने के बाद, जब आम लोगों का घर चलाने में उनको दिक्कत आने लगी, तब क्या किया लोगों ने? वो लोन्स के भरोसे घर चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। भारत में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूज जुलाई 2025 में करीबन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जुलाई 2021 में यही नंबर सिर्फ 1.32 लाख करोड़ था। मतलब 4 साल में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड ड्यूज 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। एवरेज ड्यू पर क्रेडिट कार्ड 20,000, 21,000 से बढ़कर 26,000 तक पहुंच गया है। यानी आम परिवारों का क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंसी भयानक रूप से बढ़ रहा है। देश के लिए बहुत खतरनाक है ये। एक और चिंता का विषय जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कर भी पा रही थी, अब वो भी बंद होती दिख रही है। ये हार्ड आंकड़े हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। मार्च 2026 के आंकड़े हैं ये। 52.82 लाख नई SIPs रजिस्टर की जाती हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी समय 53.38 लाख SIPs बंद की जाती है। यानी पहली बार स्टॉपेज रेशियो 101 के ऊपर चले गया है। सिंपल भाषा में बंद होने वाली SIPs शुरू होने वाली SIPs से ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि FIIs के साथ कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के आम लोगों को भी स्टॉक मार्केट से भरोसा जो है उनका उठना हो गया है, शुरू हो गया है कि भैया वो भी अपना पैसा खींच रहे हैं वापस। दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम एनीमोर। लेकिन जब पहले डिस्ट्रेस के सिग्नल आए थे इसी को लेकर कि लोग निवेश कम करना शुरू कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था? याद करिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे लिए काफी है। FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. जब युद्ध होता है तो क्राइसिस आता है, जब कोविड होता है तो क्राइसिस आता है, जब इकोनॉमिक साइकिल होता है तो क्राइसिस आता है। दिक्कत क्राइसिस से नहीं है, दिक्कत उस चीज से है कि कैसे क्राइसिस से निपटा जाता है। क्योंकि इसी तरीके की गरूर से, इसी तरीके की डिनायल से वार्निंग साइंस को इग्नोर किया गया था हमारी इकोनॉमी में। जब भी कोई संकेत आता, सरकार बस लाल आंख दिखाती, गुस्से में उल्टी करती और जो मैसेंजर है उसे गोली मार देती। UN अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें 134th पोजीशन पर डालती तो हम कहते हैं इन लोग ने मैट्रिक ही गलत लिया है, इनको कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ हैं सब। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी बताती तो कहा जाता ये तो हमसे जलते हैं, दे आर जेलस ऑफ अस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 85 से 93 पर लुढ़क गए, लेकिन हम तो यहां कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140 से 158 तक चले गए तो कहा कि अरे चाइना तो अभी भी हमसे नीचे है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ने साफ साफ सालों पहले अलार्म बजा दिया था कि सब कुछ चंगा नहीं है। लेकिन धर्म और नफरत की राजनीति, मस्जिद के सामने डीजे बीट्स में सारी अहम बातें सब दब गई। हमारे नेतागण को लगता है कि हम बंटवारे की राजनीति करते रहेंगे, उधर इकोनॉमी अपने आप अच्छा काम करती रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस की दरकार है। भारत एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था इस बात पर बहुत बड़े तरीके से निर्भर होती है कि जो जनता है, खासकर की जो मिडिल क्लास कंजम्पशन वाली जो जनता है, वो चीजें खरीदेगी तो चीजों की मांग बढ़ेगी, फिर इन चीजों को बनाया जाएगा, फैक्ट्रियों में बढ़ाया जाएगा, सर्विसेज होंगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को आमदनी मिलेगी, वो पैसा खर्च करेंगे। लेकिन जब आम जनता, खासकर की मिडिल क्लास जनता, स्पेंडिंग जनता, जब उसके जेब में पैसे नहीं होगी तो वो कंजम्पशन कहां से करेगा? इकोनॉमी इसीलिए रुक सी गई है। सरकार को इस बात का संज्ञान होने लगा था पिछले साल। मोदी सरकार ने फिर आनंद फानंद में काफी कोशिश किया भी था प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। इनकम टैक्स गिराया, जीएसटी रैशनलाइज किया, जीएसटी 2.0 लाया गया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कंजम्पशन कुछ खास बढ़ा नहीं। और बढ़ेगा भी तो कैसे, जब सैलरीज ही नहीं है लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, नौकरियां कम हो रही हैं, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। और जब वो सैलरीज बढ़ाने का अगर बात भी कर दे, डिमांड भी कर दे, सड़कों पर गलती से उतर आए, तब आप उन पर लाठियां बरसा दो, उनको एंटी नेशनल बोल दो, उन पर NSA लगा दो। और जब इकोनॉमी के पहिए रुकने लगे, तब इसी मिडिल क्लास को कहो कि नहीं तुम्हें कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, आइए उत्सव मनाते हैं, कंज्यूम करते हैं, GST 2.0 का आनंद लेते हैं। और फिर भी जब इकोनॉमी नहीं संभल पाती है, तब आप सोचते हो अच्छा एक काम करो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, विदेश मत जाओ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
याद रखिए, मैंने सिर्फ कुछ दिक्कतों के बारे में यहां बात की है, कुछ ही आंकड़े आपको यहां बताए हैं। अगर उसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो माफ कीजिएगा, बीमारी और भी सीरियस है, आंकड़े और भी ज्यादा हैं। लेकिन नेट अगर ये स्ट्रक्चरल इश्यूज पहले से मौजूद थे, ईरान वॉर से पहले से सरकार को इसके बारे में मालूम था, तो फिर इस पर काम क्यों नहीं किया गया? जायज सवाल है। लेकिन इसके लिए सरकार के साथ साथ आप और हम भी जिम्मेदार हैं। जितना ध्यान लोगों ने टीसीएस कॉर्पोरेट जिहाद पर दिखाया, अगर उतना ही टेक लेऑफ्स पर दिखाते तो कुछ बदल सकता था। अगर एलिजेड बांग्लादेशी घुसपैठियों की जगह हम बांग्लादेश हमसे आगे पर कैपिटा जीडीपी पर कैसे हो गया, उस पर आक्रोश करते तो सरकार कुछ करती। अगर वेज नॉन वेज की लड़ाई से लोगों को फुर्सत मिले, तब हम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन के बारे में बात कर सकते थे। जब भगवान के भरोसे सरकार का काम चल रहा है, जनता खुश है, तो फिर किस बात का काम करना? लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो छप्पर फाड़ के आता है। अभी तक हमारी इकोनॉमी की जो गति थी, देश की इकोनॉमी की जो साइज थी, उसके चलते कुछ चीजें तो ठीक चल रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम्स की सुनामी आ सकती है। तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पहले से ही ऊपर जाएगी, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। उधर रुपया भी कमजोर होता चला आ रहा है। अब वजह इसकी बहुत सारी है, 10 लोगों से पूछोगे तो 10 आपको वजह मिल जाएंगे, लेकिन नेट हमारे रुपए का कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम कुछ चीजें बेचते नहीं है ज्यादा दुनिया को, सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रुपया का वैल्यू भी है वो कम हो रहा है। जॉब्स अनसर्टेन हो रहे हैं। आईआईटीज, एनआईटी ग्रेजुएट्स को भी नौकरियां नहीं लग रही है, ऑफर लेटर्स को रिवोक किया जा रहा है। हाउस होल्ड सेविंग्स 50 साल में लोएस्ट चल रहा है और डेट रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। इसके ऊपर अब आ गया है एक युद्ध। याद रखिए, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के ऐलान से पहले देश में जो अराजकता फैली थी, जो जबरदस्त महंगाई चली थी, उसकी वजह भी तेल की महंगाई थी, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस थी। तो मोदी सरकार को इतिहास से एक सबक लेना पड़ेगा, सिचुएशन पर काबू पाना पड़ेगा। डंडे लाठी से नहीं, लीगल हथकंडों से नहीं, मीडिया नैरेटिव से नहीं, और सिर्फ अपील से नहीं, बल्कि पारदर्शिता से भी। मैं सरकार के साथ 100% हूं। अगर सरकार बोले कि हां एक वॉर सिचुएशन है, हमें इमरजेंसी हम फेस कर रहे हैं, हमने ये गलतियां की हैं, हम ये कर रहे हैं ठीक करने के लिए, यानी सिर्फ जुमलाबाजी नहीं, हम कोई ठोस एक्शन ले रहे हैं और सरकार को कन्वे करना होगा क्या एक्शन। जैसे कि अभी खबर आई है कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कम करने की बात सरकार अब सोच रही है, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। और अगर सरकार मटन, मुगल, मंदिर, मस्जिद, मियां, मछली, मंगल सूत्र छोड़कर इकोनॉमी मैनेज करने पर ध्यान दे, तो कुछ भी पॉसिबल है, मैं मानता हूं। लेकिन उसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी थोड़ी रुचि दिखानी होगी। यहीं पर जनता को पॉलिसीज, टैक्सेशन, जॉब, एजुकेशन, गवर्नेंस इश्यूज पर अग्रसर होना होगा। बुजदिल बनकर ए पॉलिटिकल नहीं बनना है, एक अलर्ट देशभक्त बनना है जो सवाल उठाए। ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपके पॉकेट को इंपैक्ट करती हैं भाई। ये तो किसी और देश की भी बात नहीं हो रही है, आपके पॉकेट की बात हो रही है। देखो, सरकार तो हर समय अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश करेगा। कभी हॉर्मूज बोल देगा, कभी कोविड बोल देगा, उसके पास तो एक्सक्यूज का भंडार पड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या आप जुमलों से बच के, अस वर्सेस देम से बच के खुद को इन्फॉर्म्ड रखोगे, सरकार से सवाल पूछोगे, या फिर तैयार हो 1000-2000 रुपए पेट्रोल डीजल के लिए भरने के लिए? थैंक्स टू उडू फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी उडू का कंस्ट्रक्शन टूल किट 15 दिनों के लिए फ्री एकदम ट्राई करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उडू के दूसरे एप्लीकेशंस भी आप ट्राई कर सकते हो, एक बार जरूर चेक करिएगा। ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।